नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस जयपुर पर आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति चल रही है। उसमें अपन ने जो राजस्थान की जो कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके मेवाड़ राजवंश का अध्ययन कर लिया है और राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनका अध्ययन भी अपन ने कर लिया है। इसके अलावा जो राजस्थान का परिचय है उसका अध्ययन कर लिया है। इसी के साथ आगे चलते हैं चैप्टर में मारवाड़ के शासकों का अध्ययन करेंगे। ये आने वाले सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि हर एग्जाम में इस किताब से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाते हैं, इसलिए इस किताब को ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति विजय क्लासेस जयपुर पर इसकी प्रत्येक लाइन का अध्ययन करवाया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलते हैं क्लास के शुरुआत करते हैं। कहाँ पर अपन ने कौन कौन से ये सभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें राजस्थान का इतिहास एक परिचय पहला चैप्टर चल रहा है पन्ना, उसमें चलते हैं आर्य सभ्यता, गिलुण सभ्यता, बागोड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं का अध्ययन अपन ने कर लिया है। राजस्थान के जनपद कौन कौन से थे उनका अध्ययन किया है। राजस्थान राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य ने। अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया, चंद्रप्रदाय ने। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। और इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। कौन से, नागर ब्राह्मणों से बताई है। विदेशियों की संतान किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने, जिसने क्या कहा, राजपूत सक्सीतियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूत को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का, जिसमें गोहिल वंश का अपन ने अध्ययन किया। गोहिल वंश कौन कौन से जिलों पर, उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ था इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में ही शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ और गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत भी प्रचलित हैं। अबुल फजल ने इन्हें कहाँ कब बताया, ईरान के नौशेखा से संबंधित बनाया और कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। उन्हें वही नैणसी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत भी प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 567 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। इनका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है, उनको भी देखें और इसको भी देखें। इसमें अपन मारवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के बारे में, मारवाड़ के जो प्रतापी शासक थे कौन कौन से थे उनका अध्ययन करने वाले हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश एवं उसके प्रतापी शासकों का अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में, मेवाड़ का कौन सा, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवाड़। जबकि राठौड़ और वागड़ प्रांत जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र था उसमें स्थापित हुआ था। उसी प्रकार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग कौन कौन से, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर वाला जो भाग है उत्तर पश्चिमी भाग, उसमें राठौड़ों के राज्य की स्थापना हुई थी। जैसलमेर में तो किसकी हुई थी, यादव वंश की। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद रहा है। विभिन्न ताम्रपत्र, शिलालेख और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित भी किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। तो राठौड़ों को किसकी बताए हैं, हिरण्यकश्यप की संतान बताए हैं। और जोधपुर राज्य की ख्यात में, जो जोधपुर राज्य की ख्यात है उसमें हिन्ने जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है उनको किसका पुत्र बताया, राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना लिखा है। तो राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना किसमें लिखा है, जोधपुर राज्य की ख्यात में इनका एक तो ये मिल गया। हिरण्यकश्यप के संतान में बताया इन्हें। दयाल दास ने इन्हें क्या कहा, सूर्यवंशी माना है। तो सूर्यवंशी किसने माना है, दयाल दास जी ने राठौड़ वंश को। और इन्हें ब्राह्मण बल्लराव का संतान बताया है। सूर्यवंशी माना है दयाल दास ने और इन्हें ब्राह्मण बल्लराव का संतान भी बताया है। नैणसी ने मारवाड़ को राठौड़ों को, मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनको कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। तो कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया, मोहम्मद नैणसी ने, जो जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर ही इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो कर्नल टोड ने वंशावलियों राठौड़ जो वंशावली हैं उनके आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो कर्नल टोड ने सूर्यवंशी माना है, नैणसी ने कन्नौज से आने वाली शाखा, दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी जो ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। और राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान भी कुछ विद्वानों ने बताया है। और राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना भी
बताया किसमें, जोधपुर राज्य की ख्यात में बताया। इसी प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित मत एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। कौन कौन से क्षेत्र के, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है, और अपन इस चैप्टर में इन दोनों का अध्ययन करने वाले हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिहा था, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। तो जोधपुर के राठौड़ का मूल पुरुष कौन था, आदि पुरुष कौन था, राव सिहा। राव सिहा कौन थे, तो कन्नौज के जो गढ़वाल शासक जयचंद था उनका वंशज माना जाता है। जो राव सिहा थे, कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। राव सिहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से पाली के उत्तर पश्चिमी में अपना राज्य स्थापित कर पाया था। राव सिहा कौन से भाग पर, पाली का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उस पर अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। राव सिहा थे जो मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। इसके बाद शासक बनते हैं राव चुंडा 1394 से 1423 ईस्वी तक। 1394 से 1423 ईस्वी तक अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो मंडोर पर अधिकार करने वाले शासक कौन थे, राव चुंडा। इनका शासनकाल कब तक रहा, 1394 से 1423 तक। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। तो मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, राव चुंडा। मंडोर पर अधिकार करने वाला शासक कौन था, राव चुंडा। मंडोर पर अधिकार के बाद इसके आसपास के क्षेत्रों, इसमें खाटू, डिडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। कौन कौन से ठिकानों पर, खाटू, डिडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल ठिकानों पर उसने अधिकार कर लिया। पुंगल के जो बीकानेर में शासक थे, पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। जो पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। तो राव चुंडा को हत्या किसके द्वारा की गई, पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से 1423 में हत्या कर दी। उनकी पत्नी कौन थी, चांदगौर, और चांदगौर के नाम पर जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण भी करवाया गया। चांद बावड़ी, जोधपुर का निर्माण किसने करवाया, उनकी राव चुंडा की जो पत्नी थी चांदगौर, उसने किसका निर्माण करवाया, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके बाद प्रतापी शासक है राव रणमल, 1427 से 1438 तक शासन करते हैं। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इससे पहले क्या हुआ, राव चुंडा के जस्ट बाद राव चुंडा ने कान्हा, जो अपने छोटे भाई थे, कान्हा को शासक बना दिया था। तो जिससे राव रणमल नाराज हो जाता है। राव रणमल किसके पास चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है, और वहाँ पर राणा लाखा के समय मेवाड़ जाता है, और हंस अपनी जो बहन थी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ तय कर देता है। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया, और यह विवाह रणमल ने इस शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा। और अपने भांजे मोकल को मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ता गया, और रणमल की 1438 में उसकी प्रेमिका कौन थी, भारमली। 1438 में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से ही मेवाड़ी सामंतों ने उसकी हत्या करवा दी गई। तो 1438 में राव रणमल की हत्या करवा दी गई प्रेमिका भारमली के सहयोग से। राव जोधा कब तक शासक बने, 1438 से 1489। ये मारवाड़ के प्रतापी शासक कहे जाते हैं। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का ही पुत्र था। तो राव जोधा कौन थे, मारवाड़ के जो राव रणमल थे उनका ही पुत्र था। और 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में जब रणमल की हत्या हो जाती है, तो रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया, और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। तो मंडोर जीतने में कब सफल रहा, राव जोधा 1453 ईस्वी में। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमारी से मेवाड़ी राजकुमार हैं उसे रायमल से कर दिया। जो कुंभा का पुत्र था कौन था, रायमल से किसका विवाह कर दिया, अपनी पुत्री का। किसने, राव जोधा ने। इस 1453 में आवल बावल की संधि भी होती है, किसके मध्य, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, जिसमें राव जोधा तो इधर थे और उधर कौन थे, राणा कुंभा के मध्य हुई थी। इसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। तो जोधपुर नगर बसाने वाले शासक कौन थे, राव जोधा। इसने अपनी राजधानी बनाया। तो राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बनाया गया, मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे मयूरध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। राव जोधा ने ही ये बनाया था। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। तो दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को परास्त करने वाले कौन से शासक थे, मारवाड़ के, तो राव जोधा थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा
राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक भी मानते हैं। ये सभी आने वाले जो एग्जाम है उनमें महत्वपूर्ण बुक है, इसलिए इसका अध्ययन ध्यान से करें। हर लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी में इसकी अलग से स्लाइड बनाकर भी आपको अध्ययन करवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होते हैं उनको पढ़ने में अलग ही आनंद रहता है। हम स्लाइड तो बहुत सी पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, इसलिए ये डायरेक्ट आरबीसी की पुस्तक ही पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा ध्यान एकाग्रचित हो और ये लगे कि हमने ऑथेंटिक बुक ही पढ़ी है। इसलिए अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे। राव मालदेव 1531 से 1562 तक शासक रहे हैं। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगाई की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय में मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। तो राव मालदेव ने खानवा का जब युद्ध लड़ा तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। इस सेनापति था, उसमें शासक कौन था? राव गंगा था। राव गंगा का जो पुत्र था वो राव मालदेवी था। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की भी सहायता की थी। तो 1532 ईस्वी में या 1534 ईस्वी में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो राव मालदेव ने विक्रमादित्य की सहायता की। उसमें विक्रमादित्य वहाँ के शासक थे मेवाड़ के, और कर्मावती ने उसमें जौहर भी किया था। कर्मावती ने 1534 ईस्वी में जौहर भी किया था। 1537 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया। राव मालदेव ने किससे विवाह किया? पुत्री उमादेव से। किसकी थी? जैसलमेर के राव लूणकरण की पत्नी थी। कब किया? 1536 ईस्वी में उसने विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादेव, जो किसकी पुत्री थी? राव लूणकरण की पुत्री थी। मालदेव से विवाह किया। कब किया? 1537 ईस्वी में किया। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का जो ससुर जी थे वो उमादेव का पिता राव लूणकरण ने मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। तो मालदेव की हत्या कौन करवाना चाहता? राव लूणकरण। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी, और इस घटना के बाद मालदेव और उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। तो कौन से किले पर रही? अजमेर के तारागढ़ किले में रही। इतिहास में रूठी रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या किया? मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव पर और बीकानेर के जो राव जैतसी थे वहाँ के शासक थे उनमें 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर भी अधिकार कर लिया। विरमदेव और राव जैतसी शेरशाह के शरण में चले गए। जो शेरशाह सूरी थे उसमें के शासक मुगल बादशाह नहीं थे, ये अफगान शासक थे, जो हुमायूं को पदस्थ करके शासक बनते हैं। विरमदेव और राव जैतसी शेरशाह की शरण में चले गए और 1539-40 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं पर दर बदर भटक रहा था। विरमदेव और राव जैतसी शेरशाह की शरण में चले जाते हैं और 1539-40 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं की सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543-44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके लिए कौन सा युद्ध हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 ईस्वी में, जिसमें कौन से थे? चेता और कोपा वीरगति को प्राप्त हुए थे। मालदेव के सेनापति थे। जो शेरशाह सूरी की जो चालाकी थी उसकी वजह से उसमें अविश्वास उत्पन्न कर दिया मालदेव उसके सेनापतियों पर, जिससे ये युद्ध हार गए थे। शेरशाह की धूर्तता से मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कोपा ने जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये किसने कहा? ये शेरशाह सूरी ने कहा। शेरशाह सूरी ने कहा कौन से युद्ध में कहा? तो गिरी सुमेल युद्ध में कहा। कब हुआ? जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। शेरशाह की मृत्यु कब हो जाती है? 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर में पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटरा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। कौन कौन से इलाकों पर शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद अधिकार किया? मालदेव ने जोधपुर में पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटरा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार किया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य में निर्वासित
कर दिया। तो राम मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र जो राम था उसको उससे अप्रसन्न होकर उसको राज्य से निर्वासित कर दिया और उसके छोटे भाई राव चंद्रसेन को वहां का शासक बना दिया। और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से को भी मालदेव से कुछ न था, तो मालदेव कुछ नहीं था, तो उदय सिंह को और राम को बाहर भेज दिया, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बनता है, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। और राम और उदय सिंह किसके शरण में चले गए? अकबर की शरण में चले गए थे। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने किसकी सहायता से? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में किसने सेना भेजी? अकबर ने भेजी। अकबर ने किसके विरुद्ध भेजी? राव चंद्रसेन के विरुद्ध भेजी। राव चंद्रसेन के विरुद्ध क्या भेजा? सेना भेजी। किसने? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर में। और किसकी सहायता से? राम की सहायता से ये भेजा। जोधपुर अधिकार 1564 पर कर लेता है और इससे हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राम 1564 ईस्वी में अकबर के अधीन आ जाता है और 1564 ईस्वी में जोधपुर अधिकार कर लेता है। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा था। तो अकबर का जो नागौर दरबार कब लगाया गया? 1570 ईस्वी में। उसमें राव चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचता है, मगर अकबर व उसके भाई, दो भाई थे राम और उदय सिंह को मेवाड़ की उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया। तो मारवाड़ के जो राम और उदय सिंह थे उनकी ओर अकबर का ध्यान आकर्षित होते हुए देखकर वो नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया और चंद्रसेन को अकबर ने बीकानेर को राय सिंह को कब? 1572 से 1574 में तक उसका जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। तो चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी गई। और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से कोई भी गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी गई थी। 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन कुछ समय के बाद भादराजून, तो कहाँ पर जाता है? सर्वप्रथम भादराजून जाता है। भादराजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा डाला। तो भादराजून के बाद सिवाना गया। भादराजून के बाद सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। तो सिवाना का जो गढ़ था बाड़मेर में स्थित है, वो पहाड़ी भाग दुर्गमी थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारी ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। और उसके समर्थक कौन कौन से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समर्थक कौन कौन से थे राव चंद्रसेन के? तो रावल सुखराज, सूजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। तो देवीदास, सूजा और रावल सुखराज किसके साथी थे? चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। सबसे पहले भादराजून से भाग कर कहाँ पर गया? छिंदवाड़ा से अब रामपुरा हो जाता है। और यहाँ से यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में भर्ती कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आंचका और सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां के कानुजा के पहाड़ों में चला गया। तो जो सिवाना है, सिवाना रामपुरा से निकलकर कहाँ पर गया? पीपलोद और कानुजा में निकल जाता है और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। तो वह कहाँ पर गया? भादराजून से सिवाना से पीपलोद से कानुजा के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में उनको शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने इसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु से तक इसे जारी रखा। 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना किससे की? महाराणा प्रताप से की। तो विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, जिससे उसी के सम्मान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों से भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसके बाद शासक बनते हैं मोटा राजा उदय सिंह। तो उदय सिंह कौन थे? ये राव चंद्रसेन के ही भाई थे। 1583 से 1595 तक शासक रहते हैं। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा यानी सीधे केंद्र के अधीन था। तो केंद्र यानी मुगलों के अधीन था। कब?
1581 से 83 के बाद, 83 के बाद कौन शासक बनता है? मोटा राजा उदय सिंह। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। तो जोधपुर मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया? मोटा राजा उदय सिंह को। ये चंद्रसेन का ही भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जो जोधाबाई थी, इसे जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। तो जहांगीर के साथ किसका विवाह किया गया? जो महाराजा उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई, उनका या जगत गुसाई, उनका विवाह जहांगीर के साथ कर देते हैं। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ था। खुर्रम जो शाहजहाँ था वो जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को एक जार का मनसबदार भी बनाया गया। तो एक जार का मनसबदार उदय सिंह को बनाया गया और मोटा राजा की उपाधि भी उसे दी गई। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम शासक बनते हैं। फिर इसके बाद 1600 प्रतापी जो शासक हुए महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 ईस्वी में। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। तो बुरहानपुर में 1626 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म होता है। अपने पिता गज सिंह के पिताजी कौन थे इनके? गज सिंह का स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलायत, जड़ाव, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित भी किया गया। कौन कौन सी वस्तु से? खिलायत, जड़ाव और जमदर आदि वस्तुओं से उसे सम्मानित भी किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया। महाराजा जसवंत सिंह को 4000 का जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत, तो जो 11 वर्ष थे इसलिए वहाँ के जो नियुक्त किसे गया राज्य मंत्री? तो अशोक के ठाकुर राज सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर का राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया। तो जोधपुर के राज्य का मंत्री किसे नियुक्त? अशोक के ठाकुर राज सिंह कुपावत को। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा। 1645 ईस्वी में महाराणा जसवंत सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह उनको आगरा का प्रबंध सौंप देते हैं। एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा। कौन से अभियान में? कंधार अभियान में 1648 ईस्वी में भेजा। उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ? 1657-58 ईस्वी में मुगल बादशाह में उत्तराधिकारी युद्ध होता है। उसमें औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। धर्मत का जब युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में, उसने औरंगजेब का साथ न देखकर किसका साथ दिया था? दारा सिकोह का साथ दिया। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हो जाती है। कासिम खां विश्वासघात कर लेता है। पहले तो दारा के साथ था लेकिन बाद में औरंगजेब की तरफ मिल जाता है, जिससे दारा की पराजय हो जाती है और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। और जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी जो रानी थी, मेवाड़ी जो रानी थी, उसने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहाँ मर मिटते हैं। तो एक बात किसने की थी? उदयपुरी रानी, मेवाड़ की जो रानी थी, उसने ये बात की थी। किसके लिए? जसवंत सिंह के लिए, कि राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहाँ मर मिटते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सके, यह कहकर वही सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए थे। और इस कथा की सत्यता पर भी संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने भी मान्यता दी है। जो विद्वान थे कवि राजा श्यामल दास, उन्होंने भी इसको मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के मैदान, दूसरा युद्ध होता है खजुआ का मैदान, जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहे हैं मुगल उत्तराधिकारों में, तो खजुआ के मैदान में युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 ईस्वी को। इसमें औरंगजेब और जसवंत सिंह ने के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूट कर जोधपुर रवाना हो गया। उसमें क्या हुआ? तो जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ने गया था, लेकिन अंत में दूसरे जो सुजा थे उसके विरुद्ध सुजा के साथ में लड़ने लगा गया और उन दोनों में अविश्वास उत्पन्न हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हुआ। किसकी मध्यस्थता से? स्वयं जय सिंह की मध्यस्थता। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। तो गुजरात का सूबेदार भी इसे बनाया गया। पहले कंधार का बनाया गया, 1659 में सूबेदार गुजरात का बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा। तो दक्षिण अभियान में कब भेजा? 1662 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध। किसके साथ में? शाइस्ता खां के साथ में। परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली और 1677 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया गया। 1677 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया गया। बाद में जमरूद में रहने का आदेश भी दिया गया। जमरूद कहाँ पर? अफगान पाकिस्तान में। और वहीं 28 नवंबर 1678 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है।
बाद में जमरूद में रहने का आदेश दिया और वहीं 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता रहा। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन से विद्वान थे? सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास, इनके जसवंत सिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान थे। मोहम्मद नैणसी इनका मंत्री था। नैणसी ने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगणारी विकेत नामक ग्रंथों की भी रचना की। इसी के साथ मारवाड़ के जो जोधपुर के जो शासक थे वो समाप्त होते हैं। इसके आगे बीकानेर के राठौड़ वंश अगले अध्याय में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद क्लास देखने के लिए। क्लास पर इसी प्रकार बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार अपन पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।